चैप्टर चल रहा है जी अपना नाउन। नाउन की आज ये सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा? नाउन एंड नंबर को पढ़ रहे थे हम। अच्छा जी, ये वाले नाउन सिंगुलर मानने हैं, ये वाले नाउन दिखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन सिंगुलर होते हैं, ये वाले नाउन हमेशा प्लूरल रहते हैं। तीन कैटेगरीज पढ़ ली थी अपन ने, है ना। आ जाइए, आज आगे पढ़ते हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आज हम पढ़ेंगे, उसके बेस पे हम इनको सॉल्व करेंगे। ऐसे नाउन जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। ऐसे नाउन जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। क्यों दिखते हैं सिंगुलर? ये क्योंकि इनके लास्ट में एस नहीं आ रहा, है ना। जैसे वर्ड है पीपल। क्या कोई एक आदमी खड़ा हो उसके लिए पीपल लिख दोगे? अब पीपल इज स्टैंडिंग देयर ऐसा लिख दूं? अरे पीपल का मतलब ही होता है एक से ज्यादा आदमी खड़े, हाँ कि ना। तो ये बेसिकली जैसे पर्सन होता है ना, पर्सन का प्लूरल आप कह सकते हो कि पीपल है। पर्सन्स भी लिखा दिख सकता है आपको, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है कि पीपल वर्ड यूज कर ले। ऐसी कोई एक गाय, एक भैंस, एक भेड़ होगी तो क्या कैटल वर्ड यूज कर दोगे क्या? एक ही गाय है तो काव लिख लेना, एक ही भैंस है तो बफलो लिख लेना, एक ही भेड़ है तो शीप लिख लेना, हाँ के ना। लेकिन अगर बहुत सारी हैं तो फिर कैटल लिखना पड़ेगा। वर्मिन होता छोटे मोटे कीट पतंगे जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस, अगर एक ही पुलिस वाला तो पुलिस मैन लिख लोगे ना। अगर एक ही पुलिस वाला है तो पुलिस मैन लिख लेना। लेकिन अगर पुलिस एज ए डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट करना है तो पुलिस यूज करोगे और इसके साथ वर्ब प्लूरल आती। जेंट्री, जैसे किसी एरिया के यहाँ की जेंट्री अच्छी है, यहाँ की जेंट्री खराब है, उस एरिया में रहने वाले लोगों की बात हो रही। पीजेंट्री, मजदूर, किसान। चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल करके चिल्ड्रन आए, इसका और प्लूरल मत कर देना, कहीं चिल्ड्रंस लगा लो इसकी जगह। पोल्ट्री, मुर्गे मुर्गे हैं ये सब। कैवलरी, क्लर्जी, इन्फेंट्री। कैवलरी और इन्फेंट्री क्या होता है? जैसे पुराने जमाने में जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो जो सेना, मतलब कुछ तो पैदल होते थे सैनिक, हाथ में तलवार लेके, भाला वाला लेके, वो इन्फेंट्री कहलाते थे। और कुछ घोड़ों पे लड़ते थे, वो कैवलरी कहलाते थे। क्लर्जी होता है पादरी वगैरह, जो चर्च में पादरी वगैरह का ग्रुप होता है। आ रही है बात समझ में? तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो दिखने में आपको लगेंगे सिंगुलर। ये कुछ ऐसे नाउन है जो दिखने में लगेंगे सिंगुलर। क्यों लगते हैं भैया सिंगुलर? क्योंकि इनमें एस नहीं आता लास्ट में, इसलिए आपको सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन होते हैं प्लूरल। आसान सा फंडा है। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनको कर दोगे। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। ये जो भी स्टूडेंट्स भाई तारीफ कर रहे हैं, मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ, लाइव इसलिए आया हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये वो जो भी, थैंक यू भाई, ठीक है, थैंक यू। आइए पढ़ते हैं। हाँ जी, करें डिस्कस। वर्मिन ने डिस्ट्रॉय कर दी कम से कम 10% प्रोडक्शन इस साल की। इस साल की जितनी प्रोडक्शन है उसकी 10% वर्मिन ने डिस्ट्रॉय कर दी। अब ये वर्मिन छोटे मोटे वो कीट पतंगे होते हैं, ये किसी एक कीट पतंगे के नहीं लगता, है ना। ये लिखा भले ही मतलब ऐसे नहीं लगा हुआ, लेकिन ये है अपने आप में प्लूरल ही, इसलिए यहाँ पे वर्ब आपको प्लूरल लगानी पड़ेगी। हैव डिस्ट्रॉयड लिखना पड़ेगा। चिल्ड्रन शुड बी गिवन इमोशनल सपोर्ट बाय देयर पेरेंट्स। बच्चों को इमोशनल सपोर्ट दी जानी चाहिए उनके पेरेंट्स के द्वारा। अरे चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल होता है यार, और कितना प्लूरल करोगे। ये जो कैटल्स हैं ये मिस्टर यादव की हैं, जो कि एक वेल नोन पर्सन है हमारे गांव के। अब यही सेंटेंस आपको एडजेक्टिव चैप्टर में कराया था, अगर आपको याद हो, है ना। तो एक कैटल अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो ऑलरेडी प्लूरल है। कैटल के साथ आपको ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ कि ना, ये ऑलरेडी प्लूरल है। प्लूरल है तो दीज लिखना ठीक है, प्लूरल वर्ब लगानी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। पुलिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है भैया? मेंटेन करने के लिए पीस एंड ऑर्डर को। सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस रिस्पॉन्सिबल होती है। तो पुलिस के लिए मैंने आपको क्या बताया, पुलिस के साथ वर्ब प्लूरल आती। बोलने सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना। बोलने सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, पुलिस इजी अच्छा लग रहा है सर, लेकिन पुलिस के साथ आर आता है बच्चे, ठीक है। पुलिस और द पुलिस शब्द के साथ आर का ही मतलब प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एक बार इस सेंटेंस को ब्रेक करना, ये इसके आगे का मुझे ब्रेक करके दिखाना, या पूरे सेंटेंस ब्रेक कर दो कोई बात नहीं,
ये वाला सेंटेंस ब्रेक करना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है ये थोड़ा समझाना। हाँ जी, पुलिस सब्जेक्ट है, आर लिंकिंग वर्ब है, रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन है। अब ये मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर कैसे टूटेगा ये? पुलिस रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? फॉर व्हाट? फॉर मेंटेनिंग। मेंटेनिंग व्हाट? मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर। तो ये जो मेंटेनिंग है ये बेसिकली नाउन की तरह से काम करने वाला एक जेरेंड है जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। और लेकिन फिर से वही बात, इन्फिनिटिव जेरेंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, है ना। भले ही नाउन बनने का काम कर रहा है लेकिन अपना ऑब्जेक्ट रख लेगा, तो ये पीस एंड ऑर्डर दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे? ये इस जिरंड के ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ये क्या है जी? ये ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड है। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड है। और एंड से जुड़े हुए हैं तो दो दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं और ये दोनों ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड है, इस मेंटेनिंग जिरंड के ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी इतनी बात? इन प्रीपोजिशन है, सोसाइटी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बोलो, समझ में आया? हाँ जी, नेक्स्ट पर आ जाइए। ये कुछ नहीं था बच्चे, ये तो खाली मैंने बस रिवीजन कराया आपको ना। ये कॉन्सेप्ट, ये जिरंड का ऑब्जेक्ट कहीं भूल ना जाओ, रोज थोड़े थोड़े छींटे मारने पड़ते ना तुम्हारे पास वापस। ठीक है, वो नहीं होती जैसे सब्जी होती है पुरानी, पुरानी सब्जी होती है, उसको नए की तरह बेचना होता है, तो फिर उस सब्जी के ऊपर पानी के छींटे मारे जाते हैं। तुम भी मेरी पुरानी सब्जी तो हो, हैं? तुम्हें जब तक मैं सरकार को बेच नहीं दूंगा ऐसी छींटे मारता रहूंगा तुम्हारे ऊपर। तो ये जिरंड प्लस जिरंड का जो ऑब्जेक्ट वगैरह है भैया, ये कुछ ऐसा नहीं है, नाउन से रिलेशन नहीं था, ये बस वैसे ही आपको रिवाइज करा है। आ जाओ। सम नाउन्स दैट हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ऐसे नाउन जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होती है, यानी चाहे आप इनको सिंगुलर के रूप में यूज में लें चाहे प्लूरल के रूप में यूज में लें, स्पेलिंग यही यूज होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं लिखूं, अगर मान लीजिए, आपको इसको सेंटेंस से समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अ डियर इज रनिंग नियर द पॉन्ड। एक हिरण भाग रहा है, एक हिरण भाग रहा है पॉन्ड के पास, एक हिरण भाग रहा है पॉन्ड के पास, ठीक है। और दूसरा, मान लो मैं लिख दूं 5 डियर आर रनिंग नियर द पॉन्ड। 5 हिरण भाग रहे हैं पॉन्ड के पास, 5 हिरण भाग रहे हैं पॉन्ड के पास। अब जरा समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। काफी बच्चे कुछ और ही समझ लेते हैं, काफी बच्चे समझ लेते हैं इनको, वो ले जाएंगे वो जो सबसे पहले नाउन नहीं पढ़ाए थे, वो सबसे पहले जो नाउन पढ़ाए थे जिसके अंदर मैंने कहा था ऐसे यस मत लगाना, लगेज फर्नीचर, वो वाले, कुछ याद आ रहा है? ब्रेड सोप लगेज फर्नीचर जो सबसे पहले पढ़ाए थे, कुछ बच्चे ना इनको वो नाउन समझ लेते हैं, है ना। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि डियर में एस मत लगाना, शीप में एस मत लगाना, नहीं भाई ये वो नहीं है। वो वाले के साथ तो प्लूरल वर्ब भी नहीं आती कभी, वो वाले जो थे वो तो अनकाउंटेबल होते हैं, उनके साथ तो कभी प्लूरल वर्ब भी नहीं आती, उनके साथ तो कभी 1 2 3 नहीं लगाते। तो इनको उनसे रिलेट मत कर लेना। इसमें क्या फंडा है कि भैया इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों आ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। एक हिरण कहना तो वर्ब सिंगुलर आएगी, 5 हिरण कहने तो वर्ब प्लूरल आएगी, लेकिन लेकिन डियर्स नहीं होगा, डियर ही होगा, ठीक है। अब अगर आप इसका कोई लॉजिक गूगल वगैरह करोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, ये डियर शीप और फिश, है ना, इनका मांस वगैरह खाया जाता था उस टाइम पे तो इनको फूड मानते थे इसलिए काउंटिंग नहीं करते, मतलब ऐसे ऊट पटांग लॉजिक आपको 50 मिल जाएंगे, ठीक है। तो याद ही करना पड़ेगा भाई, कोई लॉजिक नहीं है इनके, इतना तो आपको रटना पड़ेगा। और नाउन चैप्टर जैसा मैंने कहा था कि पूरी इंग्लिश में अगर सबसे ज्यादा रटने का टॉपिक कोई है तो वो नाउन चैप्टर, इससे बोरिंग चैप्टर और कोई भी नहीं। तो ये कुछ ऐसे नाउन है, ये कुछ ऐसे नाउन है भैया जिनको सिंगुलर तरीके से भी यूज में ले सकते हो, प्लूरल तरीके से भी यूज में ले सकते हो, बस ध्यान रखना इनकी स्पेलिंग चेंज नहीं होगी।
ऐसा नहीं है कि एक भेड़ हो 5 भेड़ हो तो शीप्स कर लोगे ना। आ रही बात समझ में? अब फिश पे आ जाओ। फिश का क्या फंडा है? फिश की अगर संख्या की बात करोगे, अगर फिश की आप नंबर की बात करोगे, तो इसका सिंगुलर लिखना हो चाहे प्लूरल लिखना हो, फिश ही रहेगा। अगर आपको फिश के नंबर की बात करें, मुझे कहना है 1 मछली 2 मछली, वो 5 मछलियां ले आए 6 मछलियां ले आए, तो 5 फिश ले आए, फिशेज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसके टाइप्स की बात करने लग जाओ, वैरायटीज की बात करने लग जाओ, कि हमारे एक्वेरियम में, हमने घर में जो एक्वेरियम लगा रखा ना, उसमें 5 प्रकार की फिशेज हैं, फिर फिशेज सही हो जाता है। यानी नंबर की बात करोगे तो सिंगुलर प्लूरल फिश ही रहेगा, लेकिन अगर टाइप्स की बात करोगे तो इसका जो सिंगुलर है, टाइप्स की बात करोगे तो इसका सिंगुलर फिश है, और इसका जो प्लूरल है फिर वो फिशेज हो जाएगा। यानी अगर टाइप्स की बात करो तो इसका प्लूरल यानी फिशेज लिख सकते हो, अदरवाइज चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको फिश वर्ड ही यूज करना है। ठीक है जी, आ जाइए जरा। डियर, शीप, फिश, स्पीशीज का मतलब होता है बेसिकली प्रजाति, है ना। स्पीशीज का मतलब, मान लो मैं कहूं कि एक नई प्रजाति मिली है, एक हो तो भी स्पीशीज ही लिखोगे, और अच्छा जी ये स्पीशीज लुप्त हो गई, ये प्रजातियां लुप्त हो गई, ज्यादा हो तो भी वर्ड स्पीशीज ही लिखोगे। अब रीजनिंग वाले टीचर आपको सॉल्व करने के लिए दे दें, एक लिखेंगे तो भी सीरीज, सीरीज के क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे नंबर दिए होते हैं, अगला क्या होगा क्वेश्चन मार्क लगा होता है, एक दे दें तो भी सीरीज, और 100 दे दें तो भी सीरीज। सीरी वर्ड कुछ नहीं होगा, स्पीस वर्ड कुछ नहीं होगा, हाँ कि ना। ऐसी एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट एक जहाज है चाहे 10 जहाज है, एयरक्राफ्ट ही लिखोगे। वकेशन छुट्टियां, समर वेकेशन, वेकेशंस मत किया करो, समर वेकेशन विंटर वेकेशन ही लिखा करो। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है जी बच्चे, एक हो 10 हो 50 हो, है ना, प्लूरल मत किया करो, इसका ऑफ स्प्रिंग वर्ड यूज होगा। इशू के दो मतलब होते हैं, एक तो इशू का मतलब होता है मुद्दे, है ना, इशू का मतलब मुद्दा, मुद्दे, जी मेरा ये इशू है, हम ये इश्यूज फेस कर रहे हैं, तब तो प्लूरल हो सकता है। एक इशू का मतलब बच्चे भी होता है, एक इशू का मतलब बच्चे भी होता है, जब इसका मतलब बच्चे हो तो वही ऑफ स्प्रिंग वाली बात के अकॉर्डिंग इसका प्लूरल नहीं करना है। वेयर अबाउट्स, पता ठिकाना, किसी के वेयर अबाउट्स यानी उसके पता ठिकाने, हमेशा प्लूरल में चलेगा। हेडक्वार्टर्स मतलब प्लूरल में चलेगा, मतलब क्या है कि इसमें एस स्पेलिंग यही रहेगी इसकी। हेडक्वार्टर्स, चाहे एक बिल्डिंग हो चाहे 50 बिल्डिंग हो, हेडक्वार्टर्स वर्ड ही यूज होगा वहां पे। ठीक है जी। अच्छा, वेजेस और मीन्स का फंडा थोड़ा सा अलग है, डिटेल्ड है, वो भी आएगा, इसीलिए इसको मैंने अलग से येलो से लिखा है। एक बार इन पे कुछ सवाल करके देखते हैं ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। ये कुछ क्वेश्चंस है, पहले आप करो फिर मैं कराता हूं, करो ट्राई। हाँ जी। लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चे हैं, फिर भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में। ठीक है जी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है जी लालू प्रसाद यादव। ठीक है। काफी बच्चे सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे काम करते हैं, हैज की जगह पे हैव लगा देते हैं। ये सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट तो वो है ना, सब्जेक्ट तो लालू प्रसाद यादव है, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है कि ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है? सब्जेक्ट के अनुसार, तो वहां पे वर्ब सिंगुलर ही लगी रहेगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं उसके अकॉर्डिंग लगा दो। ये 9 क्या हो गया आपका? न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, न्यूमरल की सब टाइप कार्डिनल है वैसे तो। और ये वाला क्या हो गया आपका? ये ऑब्जेक्ट हो गया। और मैंने क्या कहा, एक हो 5 हो 10 हो, ऑफ स्प्रिंग ही वर्ड यूज होगा। सिर्फ 2 मछलियां बची हैं इस तालाब में, बाकी सबकी, बाकी जो थी वो सब मर गई किसी अननोन बीमारी के कारण। अब नंबर की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है, तो फिशेज नहीं लिख पाओगे, चाहे 2 लिखो चाहे 10 लिखो चाहे 100 लिखो, फिश ही लिखना पड़ेगा।
ओसामा के जो पते ठिकाने थे उनका पता लगाया गया अमेरिका के द्वारा। तो वेयर अबाउट वर्ड नहीं यूज होगा, वेयर अबाउट्स आएगा। वेयर अबाउट्स के साथ वर्ब सिंगुलर भी लगा सकते हो, प्लूरल भी लगा सकते हो। द वेयर अबाउट्स ऑफ ओसामा वॉज फाउंड भी लिख सकते हैं, वर फाउंड भी लिख सकते हैं। वॉज फाउंड भी लिख सकते हैं, वर फाउंड भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको 95% इसके साथ वर्ब प्लूरल ही लिखी हुई मिलेगी। गलत नहीं होती सिंगुलर, सिंगुलर गलत नहीं होती, लेकिन ज्यादातर आपको इसके साथ वर्ब प्लूरल ही लिखी हुई मिलेगी। वेयर अबाउट्स ऑफ ओसामा। अब काफी बच्चे सोचेंगे सर ओसामा तो एक ही वो घर से में रह रहा था ना, तो एक हुआ तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। बात आपकी ठीक है, सही सोच रहे हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर लगा दोगे तो वो भी नो एरर होगा, लेकिन ज्यादातर आप डिक्शनरी वगैरह में इसको टाइप करके देखना वेयर अबाउट्स को, आपको 95% से ज्यादा सेंटेंसेस में हमेशा इसके साथ वर्ब आपको प्लूरल लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैं प्लूरल ही छोड़ रहा हूं। उसकी जो सैलरी है वो पर्याप्त नहीं है सपोर्ट करने के लिए एजुकेशन ऑफ हिज 9 इश्यूज। उसकी सैलरी पर्याप्त नहीं है सपोर्ट करने के लिए एजुकेशन उसके 9 मुद्दों की कि 9 बच्चों की। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे मतलब क्या है इसका, यहाँ पे इसका मतलब बच्चे। जब बच्चे मतलब होगा तो इसका प्लूरल नहीं करेंगे, 9 इशू लिखना पड़ेगा। क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी, नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट पे आ जाइए। वेजिस का क्या फंडा है, मीन्स का क्या फंडा है। ठीक है, ये वर्ड है जी वेजिस, ये वर्ड है जी वेजिस और मीन्स, समझने की कोशिश करिएगा। पहली बात तो ये कि वेज वर्ड नहीं लिखना है, कुछ केस में लिख भी सकते हैं, अभी पढ़ाऊंगा बताऊंगा। देखो आगे शायद स्लाइड होगी, देखो कि वेज कब लिख सकते हैं, मीन कब लिख सकते हैं। ठीक है, आप पहले एक बार इसी को सुन लो, वरना मैं वो पढ़ा वो रहा तुम्हारा दिमाग टिक 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 इधर ही घूमते रहोगे तुम। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा कि भैया मीन ही लिखना है, मीन नहीं लिखना। फिर तुम्हारा दिमाग चलता रहेगा सर मीन मीन होता है, सर मीन होता है सर मीन। हाँ होता है, लेकिन देख तो लो कब होता है, क्या उसका मीनिंग होता है। मीन वर्ड हो सकता है अगर वो एक एडजेक्टिव हो, जैसे राधिका इज अ मीन गर्ल, राधिका एक मतलबी लड़की है। मीन हो सकता है जब वो एक वर्ब हो, दे मीन टू से दैट यू आर अ फूल, उनका कहने का मतलब ये है कि तुम बेवकूफ हो। मीन हो सकता है, नाउन होते हुए मीन हो सकता है, लेकिन फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग हो जाता है एवरेज, कि 2 और 12 का मीन 7 होता है। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा कि भैया मीन्स वर्ड का यूज करना है, मीन मत लिखा करो। फिर तुम कहोगे कि मीन होता है, हाँ होता बच्चे, लेकिन कब होता है ये तो देख ले। मैं तुझे किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में और किस मीनिंग में पढ़ा रहा हूं कि मीन्स ही लिखा कर, मीन मत लिखा कर, ये देखना है ना। तो इन जगह पे मीन हो सकता है, लेकिन या तो इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है या मीनिंग अलग है। अब वेज की बात कर लेते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वेजिस ही लिखना है, वेज मत लिखा करो, वेजिस ही लिखना है, वेज मत लिखा करो। समझने की कोशिश करिएगा बच्चे। वेजिस होती है बेसिकली, वेज और वेजिस का फर्क मतलब क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करना। देखो, वेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स डे वीक्स, वैसे तो जब पूरे महीने की होती है, या तो सैलरी वर्ड यूज कर लेते हैं अपन, या इकट्ठा जब अमाउंट मिलता है तो उसको वेजेस यूज कर लेते हैं। समझने की कोशिश करना आप, ये वेज और वेजेस का फंडा क्या है। मान लो कोई बंदा पर डे के हिसाब से काम करता कहीं पे, ठीक है। मान लो कोई बंदा जो है वो पर डे के हिसाब से काम करता कहीं पे, ठीक है, कि जितने दिन वहां पे काम करेगा उतने दिन के वो पैसे लेगा। मान लीजिए कि उसको 500 रुपए मिलते हैं रोज के, ठीक है, 500 रुपए उसको रोज के मिलते हैं, और उसने महीने में 20 दिन काम किया। 500 रुपए रोज के मिलते हैं और महीने में 20 दिन काम किया, ठीक है जी। तो कितने रुपए हो गए जी, ये 10,000 रुपए उसने कमा ली, ठीक है। अब ये 500 क्या है, जो एक फिक्स राशि है जो उसको पर डे की मिलती है, ये कहलाएगी उसकी वेज। जब आप इसको जितने दिन उसने काम किया, अब ये राशि दिनों के हिसाब से तय है तो दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, घंटों के हिसाब से तय है तो घंटों से मल्टीप्लाई करेंगे, हफ्तों के हिसाब से तय है तो हफ्तों से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसको मैंने उस टाइम से मल्टीप्लाई करा और जो टोटल निकल के आया वो हुआ जी आपका वेजेस। अब आपको समझ में आया कि वेज क्या है और वेजेस क्या है। जो एक फिक्स अमाउंट डिसाइड होता है पर घंटे का, दिन का, वीक का, वो कहलाता है आपकी वेज। और जब उसको उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो जो टोटल अमाउंट बनता है वो होता है जी वेजेस। आ रही है बात समझ? इसलिए ज्यादातर हम टोटल अमाउंट की बात कर रहे होते हैं कि उसकी सैलरी कम है, उसकी सैलरी ज्यादा है ना।
हम अक्सर टोटल अमाउंट की बात कर रहे होते हैं, इसलिए आप 99% आपको वेजेस शब्द ही लिखा हुआ मिलेगा। ये वेज सिर्फ तब लिखा हुआ मिल सकता है, सरकार ने मिनिमम वेज को बढ़ा दिया, सरकार ने मिनिमम वेज को घटा दिया, है ना। जैसे मनरेगा वगैरह वाली स्कीम नहीं होती कि भैया जितने दिन आप काम करोगे पर डे आपको 220 रुपए के हिसाब से दिहाड़ी मिलेगी। सरकार को तो नहीं पता ना तुम कितने दिन आओगे, तो सरकार टोटल सैलरी तो डिसाइड कर नहीं सकती, सरकार पर डे की सैलरी डिसाइड कर सकती है, यानी वेज डिसाइड कर सकती है। तो वहां आपको ये वेज वर्ड लिखा हुआ दिख सकता है, अदरवाइज जनरली आपको वेजेस ही लिखा हुआ मिलेगा। समझ में आया? ये बात मैंने पहले इसलिए बता दी है क्योंकि अभी मान लो मैं वेजेस के बारे में पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा दिमाग यही है वेज लिखा हुआ देखा है, वेज लिखा हुआ देखा है, मैं कह रहा हूं मीन्स होगा, तुम्हारा दिमाग वहीं चल रहा, मीन लिखा हुआ देखा, मीन लिखा हुआ देखा है, इसलिए बता। एक बार फिर से देख लो, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वेजेस का क्या मीनिंग होता है, कब इसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, कब प्लूरल आती है। फिर तुम सोचो कि वेज भी वर्ड होता है क्या? हाँ जी होता है, दोनों में डिफरेंस ये रहा। वो अमाउंट जो आप डे के लिए, मंथ के लिए, वीक के लिए डिसाइड करते हो वेज कहलाता है। जब उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो टोटल अमाउंट आता है वो वेजेस हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, मीन शब्द हो सकता है क्या सर? हाँ जी हो सकता है। कब हो सकता है? अगर वो एक एडजेक्टिव हो, अगर वो एक वर्ब हो। नाउन में भी हो सकता है लेकिन फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसका एवरेज वाला मीनिंग निकल आएगा। आ जाओ अब लौट जाते हैं अपने टॉपिक पर। ये जो शब्द है जी वेजेस, अगर इसका मतलब हो इनकम सैलरी, अगर आपके वाक्य में वेजेस शब्द का मतलब निकल रहा हो इनकम सैलरी, तो इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। अगर इसका मतलब निकल रहा हो किसी चीज का रिजल्ट, परिणाम, वेजेस का एक मतलब रिजल्ट और परिणाम भी होता है, तब आप मीनिंग के अकॉर्डिंग, वाक्य में जैसा मीनिंग निकल रहा है उसके अनुसार वर्ब लगाओ। अभी पता चलेगा क्या कहना चाह रहा हूं। मीन्स शब्द का अगर अर्थ है इनकम या रिसोर्सेज, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। अगर इसका मीनिंग निकल रहा है आपके सेंटेंस में चैनल या माध्यम, तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग या कह लो वाक्य में मीनिंग के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाओ। अभी समझ में आएगा कैसे। ये 4 सेंटेंसेस हैं, एक बार आप ट्राई करो फिर मैं कराता हूं, हो जाएंगे तुमसे। मतलब बहुत आसान चीज है, करो ट्राई एक बार। हाँ जी, उसकी जो वेजेस है वो कम है, फिर भी वो लेविशली स्पेंड करता है। तो यहाँ पे वेजेस का मतलब क्या है? इनकम, रिसोर्सेज, हाँ कि ना। उसकी तनख्वाह जो है कम है, फिर भी वो लेविशली खुला खर्चा करता है। तो यहाँ पे वेजेस का मतलब इनकम, रिसोर्सेज है, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? हमेशा प्लूरल आएगी। ठीक। अच्छा जी, अब ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, क्या है जी? कि पाप का अंत मौत होता है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप का जो परिणाम होता है, पाप का जो अंत होता है वो मौत होता है। अब ये एक प्रोवर्ब है, तो यहाँ पे वेजेस का मतलब क्या? इनकम है, रिसोर्सेज है। यहाँ पे इसका मतलब है रिजल्ट, आउटकम, परिणाम। तो इस केस में वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, वो सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे इसके बाद एक ही चीज लिख रखी है, सिंगुलर चीज लिख रखी है, बल्कि अनकाउंटेबल चीज लिख रखी है, तो इसको भी सिंगुलर की तरह से ट्रीट कर लेंगे। यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही आएगी, नो एरर हो जाएगा। हाँ कि ना। अगर ऐसा लिखा होता द वेजेस ऑफ सिन, द वेजेस ऑफ सिन आर, मतलब द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ एंड समथिंग, डेथ और साथ में कुछ डेथ एंड मिजरी लिखा होता मान लो, तो दो चीजें हो जाती, तब मुझे पता चल जाता कि इसको प्लूरल की तरह से यूज में ले रहा है शायद, तब मैं वर्ब प्लूरल कर लेता। फिलहाल एक ही चीज लिखी हुई तो मैंने सिंगुलर लिख लिया। उसके जो मीन्स है वो इनफ नहीं है सपोर्ट करने के लिए इतनी लार्ज फैमिली को। उसके जो संसाधन हैं, उसके जो रिसोर्सेज हैं, वो पर्याप्त नहीं है इतनी बड़ी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो यहां पे पहली बात तो इसका मतलब इनकम और रिसोर्सेज वाला है, तो पहली बात तो मीन वर्ड का यूज नहीं होगा। पहली बात तो ये कि मीन शब्द ही ठीक नहीं है। ये वाले मीनिंग में हमेशा क्या यूज करना है आपको? मीन्स का यूज करना है। और वर्ब कैसी आएगी उसके साथ? प्लूरल आएगी। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? हिज मीन्स आर लिखना पड़ेगा। ठीक है जी।
द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि टीवी, रेडियो एक्सेट्रा, बहुत नेसेसिटी बन गए हैं जिंदगी। ये जो कम्युनिकेशन के साधन है, ये जो कम्युनिकेशन के साधन है जैसे टीवी, रेडियो एक्सेट्रा, ये नेसेसिटी बन गए हैं जिंदगी की। तो यहां पे मीन्स का मतलब क्या है? यहां पे मीन्स का मतलब क्या है? यहां पे मीन्स का मतलब है मीडियम, चैनल, माध्यम, है कि ना? तो और कितने मीडियम, चैनल, माध्यम की बात हो रही है? बहुत सारों की, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा, तो बहुत सारों की बात हो रही है। तो यहां पे इसका मतलब वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी? प्लूरल लगानी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? वेजेस और मीन्स जब इनका मतलब हो इनकम, रिसोर्सेज, वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है। दूसरे क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं? एक वेजेस का मतलब रिजल्ट, आउटकम हो सकता है, और एक मीन्स का मतलब हो सकता है मीडियम, चैनल, माध्यम। उस केस में सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार वर्ब लगानी है। इतना सा फंडा है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। कंपाउंड नाउन याद आ रहा है? कंपाउंड नाउन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कुछ याद आया? तो अगर मान लो मुझे कहना है, देखो इधर देखो, मान लो मुझे कहना है कि जैसे लिखा हुआ रेलवे स्टेशन, या मैं कह दूं बस स्टैंड। मान लो मैंने लिख दिया बस स्टैंड। ठीक। अब एक बस स्टैंड है तो एक बस स्टैंड मतलब कह दिया मैंने बस स्टैंड। मैंने मान लो कहना है कि 10 नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। ठीक है, बस स्टैंड बनाने हैं 10 नए। तो अब 10 कहना है, तो प्लूरल किसका करूंगा? बस में एस लगाऊं कि स्टैंड में एस लगाऊं? बसेज स्टैंड लिखूं, बसेज इसका लिख दूं, इसको प्लूरल कर दूं, बसेज स्टैंड कर दूं, हाँ जी, कि बस स्टैंड्स कर दूं? प्लूरल किसका करूं मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। अगर मुझे प्लूरल करना है, एक कंपाउंड नाउन का प्लूरल करना है, तो एस किस में लगाऊं? इसमें लगाऊं कि इसमें लगाऊं? हाँ जी, बोलो। चलो आओ इसका लॉजिक देने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी दो नाउन इकट्ठे मिलकर कंपाउंड नाउन बनेंगे, जब भी दो नाउन इकट्ठे मिलकर कंपाउंड नाउन बनेंगे, तो ऑब्वियस बात है उसमें एक नाउन दूसरे के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा होगा। जैसे जब आप लिखते हो बस स्टैंड, तो किस चीज का स्टैंड है जी? बस स्टैंड है कि ना? किस चीज का स्टैंड है? बसों का स्टैंड है। तो बस ने स्टैंड की विशेषता बताई कि काय का स्टैंड है जी? बसों का स्टैंड है। तो कह सकते हो कि बस एडजेक्टिव की तरह से काम करा, और एडजेक्टिव का तो प्लूरल होगा नहीं, तो स्टैंड में एस लगेगा। मेरी बात आती है समझ में? तो जब भी जैसे आई सर्जरी लिखवाया था आपको पहले एक बार, आंखों की सर्जरी, तो आई ने सर्जरी के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम किया था। तो आई में एस थोड़ी लगा दोगे, सर्जरी में लगा सकते हो कि मैंने 150 आई सर्जरीज कर रखी हैं। तो जब भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल करने की बात आएगी, जब भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल करने की बात आएगी, तो आप थोड़ा सोचो कि इसमें से एडजेक्टिव की तरह से कौन सा काम कर रहा है और नाउन की तरह से कौन सा काम कर रहा है। ठीक है, देखो बुक्स वगैरह में जनरली लिखा होता है दोनों में से जो मेन नाउन है, दोनों में से जो मेन नाउन है। अब मेन नाउन कैसे पहचानेगा, है ना? तो उसके पीछे का असली कारण ये होता है, देखो इधर देखो मैं आपको समझाता हूं। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? ब्रदर इन लॉ आपका साला भी हो सकता है, आपका जीजा भी हो सकता है, देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है, सबके लिए ब्रदर इन लॉ का यूज करते हैं। अब ये जो प्रीपोजिशन प्लस में नाउन है, प्रीपोजिशन प्लस में नाउन है, एडजेक्टिवल फ्रेज बनाने का काम आता है। स्ट्रक्चर याद आ रहा है? तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, इसमें ये ब्रदर नाउन है, और ये जो इन लॉ वाला स्ट्रक्चर है, ये एक एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। तो जब प्लूरल करेंगे, जब इसका प्लूरल करेंगे, तो एस किस में आएगा? ब्रदर में आएगा। सेम ऐसे कमांडर इन चीफ, ये इन चीफ जो स्ट्रक्चर है, ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है कमांडर के लिए। स्टेप डॉटर, सौतेली बेटी, तो सौतेली ने बेटी की विशेषता बताई। स्टेप एडजेक्टिव है, डॉटर नाउन है, स्टेप एडजेक्टिव है, डॉटर नाउन है, इसलिए डॉटर में प्लूरल हुआ। जनरल मैनेजर, कौन सा मैनेजर? जनरल मैनेजर, एचआर मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर। जनरल ने मैनेजर की विशेषता बताई, जनरल एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, तो प्लूरल किसका होगा? मैनेजर का होगा। कौन सी शेल्फ? किताबों की शेल्फ है, कपड़ों की शेल्फ है, इसने शेल्फ की विशेषता बताई बुक ने, तो प्लूरल किसका होगा? यानी शेल्फ किसकी तरह से काम कर रहा है? नाउन की तरह से, तो इसका प्लूरल होगा। ठीक है जी, बुक शेल्फ आएगा, ये टाइपिंग एरर, एच लिखना है, इस पे कर दूंगा मैं इसकी सही स्पेलिंग। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है बेसिकली, जब आपको डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे ना, तो जी ये हमारे डिपार्टमेंट के कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी आचरण करने के रूल। कौन से रूल? कि आचरण के लिए जो रूल यूज होंगे। तो ऑफ कंडक्ट, ये तो एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा। कोड नाउन है,
है ना। कोड नाउन है तो कोड्स ऑफ कंडक्ट लिखना पड़ेगा। ऑफिसर इंचार्ज, कौन सा ऑफिसर, जो इंचार्ज है, तो इंचार्ज एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा तो ऑफिसर में एस लगाना पड़ेगा। मेड सर्वेंट, कौन सी सर्वेंट, जो मेड है, तो भैया सर्वेंट में एस लगाना पड़ेगा। आई मेरी कुछ बात समझ में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब जब कंपाउंड नाउन बनाते हैं तो एक नाउन दूसरे के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, ठीक है। तो जब प्लूरल करना पड़े तो नाउन में एस लगाना, ना कि एडजेक्टिव वाले में। नेक्स्ट पर आइए। एक शब्द होता है जी लुकर ऑन, हालांकि ये कोई कंपाउंड नाउन नहीं है, इसमें ऑन प्रीपोजिशन है कह लो, है ना, ऐसी पासर बाय, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड नाउन में लिखे होते हैं, इसलिए मैंने भी यहीं पे लिख दिए। लुकर ऑन का मतलब होता है चश्मदीद। मान लो कोई घटना हुई तो पुलिस ने पूछताछ करी चश्मदीद से, जो वहां पे थे उस समय, जिन्होंने देखा, तो उसको बोलते हैं लुकर ऑन। प्लूरल कैसे होगा, लुकर ऑन से हो जाएगा। पासर बाय का मतलब होता है रागीर, जैसे कोई इवेंट हुआ तो जो उस समय आसपास से निकल रहे थे, तो उसके लिए उसका प्लूरल कैसे हो जाएगा, पासर्स बाय। अब प्रीपोजिशन में थोड़ी लगा दोगे एस। बैग फुल माउथ फुल, फिर से कोई कंपाउंड नाउन नहीं है, लेकिन बुक्स वगैरह में यही लिखे होते हैं तो मैंने भी यही लिख दिए। बैग फुल माउथ फुल क्वांटिटी को दिखाने के काम में आते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझना, देखो यहां तो फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे इन शब्दों में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये दो वर्ड हैं, देख रहे हो ना, दो वर्ड्स हैं, तो यहां तो कंफ्यूजन हो भी सकता है कि एस किस में लगाएं किस में नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मुझे टीचर शब्द का प्लूरल करना हो, मुझे टीचर शब्द का प्लूरल करना हो, तो इसमें क्या एस यहां पे लगा दूंगा, टीचर लिख दूं, बोलो। अगर वर्ड एक ही है, अगर वर्ड एक ही है तो बात ऑब्वियस है ना कि लास्ट में ऐसा आएगा, फिर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ये जो बैग फुल माउथफुल है, बैग फुल माउथफुल है, पहले तो इसका मतलब समझो तुम। बैग फुल माउथफुल का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे एक एक चम्मच भर के ऐसे, तो क्या कर लिया आपने, माउथ फुल खा लियो। ऐसी मान लो जैसे मम्मियां कई बार मजाक नहीं उड़ा देती, मान लो अभी तुमने थोड़ी देर पहले खाना खाया था, फिर 2-1 घंटे बाद मम्मी थोड़ी भूख सी लग रही, कुछ बना देते, और अभी तो बोरा भर के, अभी बोरा भर के चिप्स खाए हैं तने। असलियत में बोरा भर के नहीं खाते, लेकिन बोल देते हैं ना ऐसे, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है बैग्स फुल या फिर माउथ फुल। ये वर्ड मतलब बैग फुल्स या माउथ फुल्स। एरर कैसे आएगा, ऐसे बैग्स फुल यहां पे लिखा होगा, अरे ये पूरा वर्ड एक ही है, पूरा वर्ड एक ही है, तो लास्ट में ऐसा लगेगा ना, बीच में ऐसा कैसे लग जाएगा। अच्छा जी, मैन डॉक्टर, ये वाले तीन थोड़े से टेढ़े हैं, ये तीन थोड़े से टेढ़े हैं, इनको अलग से देखना। अगर मैन या वुमेन के साथ, ये स्टार मार्क करके, इनका फंडा थोड़ा सा अलग है। मैन या वुमेन शब्द के साथ अगर प्रोफेशन लिखा हो, मैन या वुमेन शब्द के साथ अगर प्रोफेशन लिखा हो, जैसे मैन डॉक्टर, मैन टीचर, मैन लॉयर, अगर मैन या वुमेन शब्द के साथ प्रोफेशन दिया हुआ हो तो दोनों का प्लूरल करना पड़ता है। यानी मैन का मैन भी किया और डॉक्टर का डॉक्टर्स भी किया, वुमेन का विमेन भी किया और टीचर का टीचर्स भी किया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, मैन और वुमेन के साथ ही, बाकियों के साथ ऐसी दिक्कत नहीं। अटॉर्नी जनरल, अब इसका फंडा क्या, जरा समझने की कोशिश करना। इधर देखो, हर एक देश अपने हिसाब से रैंक के नाम रख सकता है ना, देश की मर्जी है वो तो। अब मान लो कोई ऐसा देश है जो जनरल को मेन वर्ड रखता है, समझना, मान लो उसने कुछ ऐसा रखा लेफ्टिनेंट जनरल, ये जनरल, अटॉर्नी जनरल, वो जनरल को फिक्स रख रहा है, इधर बढ़ाता घटाता जा रहा है, ठीक है। मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, अटॉर्नी जनरल, वो ऐसा कर रहा है, मान लो कोई ऐसा देश, ठीक है। तो वो क्या मानेगा, वो जनरल को नाउन मानेगा, जनरल में ऐसा लगाएगा अगर करने पड़े प्लूरल तो। और दूसरा कोई ऐसा देश हो सकता है जो अटॉर्नी को फिक्स रखता हो, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी लेफ्टिनेंट, अटॉर्नी दिस, देश की मर्जी है ना ये तो, कोई अटॉर्नी को फिक्स रख सकता है, कोई जनरल को फिक्स रख सकता है। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अटॉर्नी को फिक्स रखते हैं और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो जनरल को फिक्स रखते हैं। मेरी बात आई समझ में। तो अब इसके लिए इसके दोनों प्लूरल पॉसिबल है, अटॉर्नी में भी ऐसा लग सकता है और जनरल में भी ऐसा लग सकता है, इसीलिए इस पे एरर भी नहीं आ पाएगा। लेकिन बताया ही इसलिए है ताकि आपको ये लिखा दिखे तो कंफ्यूज ना हो जाओ। दोनों में से एक प्रेफर कौन सा करना है सर, दोनों में से एक कौन सा प्रेफर करना है, तो इसको प्रेफर कर लेना। सेम बात यही डायरेक्टर जनरल के लिए भी, सेम बात यही डायरेक्टर जनरल के लिए भी, जो बात अटॉर्नी जनरल के लिए बताई वही बात डायरेक्टर जनरल के लिए भी, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन में अटॉर्नी को फिक्स मानते हैं, जनरल ये आगे वाला वर्ड चेंज होता रहता है, इसलिए वो इसका प्लूरल करते हैं। और ये ब्रिटिश इंग्लिश यहाँ पर पढ़ते हैं, इसलिए इसको प्रेफर करने कह रहा हूं, हालांकि ग्रामेटिकली दोनों ठीक हैं।
चलो जी, करो जरा, इनको करके दिखाओ। हाँ जी, कुछ पेन स्टैंड्स पड़े थे वहां पे, लेकिन उनमें से किसी में भी कोई पेन नहीं था। पेन स्टैंड्स तो पड़े थे वहां पे, लेकिन किसी में कोई पेन नहीं था। अब पेन स्टैंड का प्लूरल करना होगा तो कैसे होगा वो? कौन सा स्टैंड जिसमें पेन रखे जाते हैं? तो स्टैंड की विशेषता बता रहा है पेन। नाउन की तरह से काम कौन कर रहा है? स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ पे पेन स्टैंड्स करना पड़ेगा। सारी की सारी विमेन टीचर जो स्कूल की थी वो प्रेजेंट थी मीटिंग में। अब यहाँ पे मैन और वुमेन के साथ जब प्रोफेशन दिया तो दोनों जगह प्लूरल करना पड़ता है। यहाँ भी प्लूरल करना पड़ेगा, यहाँ भी प्लूरल करना पड़ेगा, दोनों जगह का रखा है, ठीक कर रखा है, तो ये नो एरर हो गया। उसने इनवाइट करा, उसके सारे के सारे जीजों को भी हो सकता है, सालों को भी हो सकता है, दोनों की इंग्लिश यही होती है ना। अब प्लूरल जब करेंगे तो कहां पे करेंगे? ब्रदर में लगाएंगे एस की इन लॉ में लगाएंगे? ब्रदर में लगाएंगे, तो यहां वाला एस आएगा और ये वाला एस कट जाएगा। क्लियर हो गया जी? इनको और कर दो। पुलिस ने इंटारोगेट किया सबके सब चश्मदीदों को। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया सबके सब चश्मदीदों को एक्सीडेंट के बारे में। ठीक है, अब यहां पे इसका प्लूरल कैसे बनता है? इसका प्लूरल बनता है लुकर्स ऑन से। रजत जो है वो बोरा भर के पॉपकॉर्न खा गया अकेला ही मूवी देखते देखते। तो ये जो है ये तो वर्ड ही एक है, इसके बीच में एस कैसे आ जाएगा? हाँ जी, क्लियर होगी इतनी बात। अब कुछ प्रीवियस ईयर सवाल कर लेते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर सवाल कर लेते हैं। हो जाओ शुरू। जो हमने आज पढ़ा है उसके बेस पे ये प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए कुछ सवाल हैं, इनको रगड़ दो जल्दी से। ये जो आवारा मवेशी हैं, ये जो आवारा मवेशी हैं ये इधर उधर घूम रहे हैं टाउन में। ये जो आवारा मवेशी हैं, यानी गाय भैंस ये सब हैं आवारा, जो किसी के पालतू नहीं है, ये घूम रहे हैं इधर उधर टाउन में। तो कैटल शब्द अपने आप में प्लूरल है भैया, ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है इसके साथ। प्लूरल है तभी तो दीज आ रहा, प्लूरल है तभी तो आर वर्ब लिखी हुई है। तुम्हें अपने चिल्ड्रन को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, तुम्हें अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए रात को। तो चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है यार, और कितना प्लूरल करेगा इसका? पहले जनसंख्या इतनी हो रही, चिल्ड्रन लिख देंगे। इनको करके दिखाओ जरा। आई वॉन्ट टू नो वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ दिल्ली पुलिस इज सिचुएटेड। मैं जानना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ है। मैं जानना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ है। अब जैसे मैंने आपको बताया, चाहे एक बिल्डिंग हो चाहे 50 बिल्डिंग हो,
वर्ड हेडक्वार्टर से यूज होगा। अच्छा जी, ये जो प्रजाति है इसके जो बच्चे होते हैं ये अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं जैसे ही वो मैच्योर होते हैं। यहाँ पे बच्चे मतलब है, जब ऑफस्प्रिंग का मतलब बच्चे होगा तो ऑफस्प्रिंग का तो एक ही मतलब होता है बच्चे, इश्यू हो ऑफस्प्रिंग हो, जब बच्चे मतलब होता है तो एस नहीं लगाते उसमें, स्पीसीज ही रहेगा, ये आपको पता ही है। चाहे एक प्रजाति की बात करोगे तो भी स्पीसीज होगा, 50 होंगी तो भी स्पीसीज, स्पीस कोई वर्ड ही नहीं, स्पीसीज ही लिखना पड़ता है हर बार। उसके जो मीन्स हैं, उसके जो रिसोर्सेज हैं बड़े लिमिटेड है, फिर भी वो अपने एक्सपेंडिचर को कम नहीं करता और लेविशली स्पेंड करता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, हिज मीन्स करना पड़ेगा आपको। हाँ जी, जैसे ये जो डेली सोप्स है ना, इसका मतलब साबुन नहीं है। जो धारावाहिक ऐसे ऐसे टीवी सीरियल्स होते हैं जो रोज आते हैं उनको बोलते हैं डेली सोप्स। ठीक है, कहीं उसको तुम साबुन कर दो। जो मदर इन लॉ है, अलग अलग डेली सोप्स की उन्हें नॉमिनेट किया गया है इस कैटेगरी में। अवार्ड्स मिलते हैं ना, जैसे अवार्ड्स मिलते हैं, मान लो उसके अंदर जैसे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड होता है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड होता है, उसके अंदर मान लो कि टीवी सीरियल में से ऐसा कोई अवार्ड निकाल दिया, बेस्ट सास अवार्ड। ठीक है, कि सबसे सबसे खूंखारेस्ट सास अवार्ड, ऐसा कुछ। तो जितनी जितनी सासें हैं अलग अलग डेली सोप्स की, उन्हें नॉमिनेट किया गया, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो फिर बता दूं ये सोप का मतलब वहां साबुन नहीं है बावड़ो, कहीं तुम इसको ठीक करने लग जाओ, दिक्कत इधर है। तो जब सास कहना है और प्लूरल में कहना है तो फिर मदर्स इन लॉ लिखना पड़ेगा। देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन इनर सोसाइटी। अब ये वाला इसलिए डाला है क्योंकि जैसे लुकर्स ऑन हो गया, पासर्स बाय हो गया, इसको भी आप ये करने की कोशिश करोगे, है ना। लेकिन ध्यान रखना ये वैसे नहीं चलता। ब्रेक इन, ये पूरा ये ऐसा समझ सकते हो कि ब्रेक इन पूरा एक ही वर्ड है। ब्रेक इन पूरा अपने आप में एक ही वर्ड है। ठीक है, ब्रेक इन का मतलब होता है गेट वगैरह तोड़ के अंदर घुस जाना चोरी वोरी के इरादे से। तो जो इसका प्लूरल होता है उसमें लास्ट में लिखते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो ब्रेक इन है ये अपने आप में पूरा एक ही वर्ड है, ब्रेक इन ऐसे लिखना पड़ेगा आप। ठीक है, इसको आपको एक ही वर्ड मानना है, इसको वो लुकर्स ऑन पासर्स बाय की तरह मत कर देना। हाँ जी, हमने 2 दर्जन मैंगोज खरीद लिए मार्केट से। अब ये वाले टाइप के तो मैंने आपको एडजेक्टिव चैप्टर में भी कराई थी बात, कि जब ये नाउन है, वी सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है। क्या खरीदा जी हमने, क्या खरीदा जी हमने, हमने मैंगोज खरीद लिए। ठीक, कितने मैंगोज खरीद लिए, 2 दर्जन मैंगोज खरीद लिए। तो ये तो इसकी क्वांटिटी बता रहा है ना, ये तो इसके लिए एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका प्लूरल तो हो नहीं पाएगा, तो 2 डजन मैंगोज लिखना पड़ेगा। हाँ जी, वी बॉट 2 डजन मैंगोज लिखना पड़ेगा, डजन्स मैंगोज तो नहीं कर पाओगे। अच्छा जी, ये डजन्स कब यूज हो सकता है, जैसा आपको बताया था, अगर मान लो मुझे ऐसा लिखना हो कि उसके पास दर्जनों किताबें, फिक्स नहीं पता, उसके पास दर्जनों किताबें, तब लिखेंगे हम ही हैज डजन्स ऑफ बुक्स, ही हैज डजन्स ऑफ पेन्स, ही हैज डजन्स ऑफ कार्स, ही हैज डजन्स ऑफ हाउसेज। आ रही है बात समझ। वो वाला जब मीनिंग देना होता है ना, दर्जनों सैकड़ों हजारों, तब इनका प्लूरल करोगे। अदरवाइज ये इसके लिए अगर आगे नाउन लिख दिया तो ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, तब इसका प्लूरल मत करना। वो वाले स्ट्रक्चर में ऑफ आता है। ये कब यूज करना है, वो कब यूज करना है, वो तब यूज करना है जब फिक्स नंबर ना पता हो। ही हैज डजन्स ऑफ कार्स, उसके पास दर्जनों गाड़ियां। ही हैज डजन्स ऑफ कार्स, बीच में ऑफ आएगा उसमें। ही हैज डजन्स ऑफ कार्स, ही हैज हंड्रेड्स ऑफ सर्वेंट्स, ही हैज थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, ऐसे। और फिक्स नंबर पता हो, अगर फिक्स नंबर पता हो, ही हैज 5,000 बुक्स, तो थाउजेंड्स नहीं हो पाएगा इस बार। आ रही बात समझ में। हाँ जी, ही शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉस। वो अपनी बहुओं के बारे में, मतलब बहु स्पीक्स हाईली ऑफ समबडी का मतलब होता है उसकी बहुत तारीफ करना, उनकी बहुत तारीफ करना। वो अपनी दोनों बहुओं की बड़ी तारीफ करती है। तो
क्या हो जाएगा जी यहाँ पे, डॉटर्स इन लॉ लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आ जाइए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बच्चे, नाउन चैप्टर जो होता है इससे ज्यादा उम्मीद ना रखें, ये बोरिंग टाइप का चैप्टर है। ये नाउन सिंगुलर, ये नाउन ऐसे, ये नाउन ऐसे, ये नाउन ऐसे, है ना। अब उन्होंने जो बना दिया, आप मान लो तुम में से कोई पूछ ले फिनोमिनन का प्लूरल फिनोमिना ही क्यों होता है, फिनोमिनन्स क्यों नहीं होता, तो मेरे पास कोई जवाब थोड़ी है इस बात का, ठीक है। ये मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। तो समझने की कोशिश करना, ये ऐसी चीजें जो ज्यादातर रटनी है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं जितना हो सके थोड़ा मोटा लॉजिकल बनाने की, थोड़ा इंटरेस्ट जगाने की, वो कोशिश कर रहा हूं मैं अपनी साइड से, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, लैटिन से, ग्रीक से, स्पेनिश से, और इनका जो प्लूरल होता है वो इन्होंने वैसा ही छोड़ दिया जैसा उनकी भाषा में होता था। जैसे फिनोमिनन, कोई घटना, उसका प्लूरल फिनोमिनन्स ना करके फिनोमिना। क्राइटेरियन, किसी चीज की शर्त, क्राइटेरिया। मीडियम, कुछ किसी काम को करने का मीडियम, चैनल, माध्यम, इसका प्लूरल मीडिया भी होता है और मीडियम्स भी होता है। मीडियम का प्लूरल मीडिया भी होता है और मीडियम्स भी होता है, ठीक है। तो सर हमें कौन सा टिक करना है बच्चे, पहली बात तो ऐसा एरर आपको जिंदगी में फंसेगा नहीं कि ये मीडियम्स लिखा और आपसे एरर करवा रहे, लेकिन वैसे आपको बता देता हूं, ब्रिटिश इंग्लिश कहती है कि मीडियम का प्लूरल मीडिया होगा, और अमेरिकन इंग्लिश कहती है कि मीडियम का प्लूरल मीडियम्स होगा। और हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं इसलिए हम इसको प्रेफर करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा एरर आएगा कि मीडियम्स लिखा और कटवा के आपसे ये कराए। एरर कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। वो लिखेगा कि इस काम को करने के 5 मीडियम है, 5 मीडियम्स है, देयर आर 5 मीडियम्स, देयर आर 5 मीडियम, मीडियम्स नहीं, देयर आर 5 मीडियम टू डू दिस टास्क। अब ऑब्वियसली 5 लिखा हुआ है तो प्लूरल करना पड़ेगा, फिर आप चाहे वहां पे 5 मीडिया सोचो चाहे 5 मीडियम सोचो, आपको नंबर मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा सवाल बना देगा वो कि मीडियम्स लिख दे, 5 मीडियम्स लिखे और कटवा के मीडिया करवाए ना, फिर वो चैलेंज हो जाएगा। सेम ऐसी स्टेडियम का प्लूरल, एरर कैसे बनाएगा जी, फलाने मंत्री जी ने 5 स्टेडियम बनाए, स्टेडियम का प्लूरल करना था तो स्टेडिया भी ठीक है, स्टेडियम्स भी ठीक है, फिर वही बात, ये ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार ठीक है और ये अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार सही है, और हम पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश इसलिए हमारे अकॉर्डिंग ये बेहतर है। बैक्टीरियम बैक्टीरिया, कैक्टस कैक्टाई, सिलेबस सिलेबाई, रेडियस रेडियाई, ये तो बहुत बार सुना होगा तुमने मैथमेटिक्स में कि 5 सर्कल 3 सर्कल हैं विद रेडियाई दिस 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 रिस्पेक्टिवली। फंगस फंगी, स्ट्रैटम स्ट्रैटा, स्ट्रैटम का मतलब होता है परत, लेयर, और स्ट्रैटा का मतलब होता है परतें। फोकस, ये शेप होती है ना, जैसे एक सर्कल होता है ऐसे एक इलिप्स नाम से शेप होती है ना, उसके तुम्हें याद हो तो 2 फोकस होते हैं, S1 S2। जिन्होंने 11वीं 12वीं में इंजीनियरिंग की तैयारी करी है, आईटी वाईटी की तैयारी करी है, बहुत खून पिया था भाई इसने, है ना। एक को लाइन थी पता नहीं डी समथिंग ऐसे इधर से जाती क्या भाई, बहुत खून पिया भाई उसने तो। वो मैथ मतलब जिंदगी का मतलब कैसा मैथ था बस पूछो मत। तो फोकस का प्लूरल क्या होगा, फिर से वही फोसाई और फोकसेस। ये ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार ठीक है और ये अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार ठीक है। अब फिर जवाब दे देता हूं तुम्हारी उस बात का, क्या सर पेपर में ऐसे लिखा हो 2 फोकसेस तो क्या मैं उसको एरर मार्क करूं, नहीं आएगा पेपर में ऐसा सवाल, नहीं आएगा, समझ मेरी बात। ऐसा आएगा तो फिर चैलेंज हो जाएगा, आएगा तो ज्यादा ऐसा आएगा 2 फोकस लिखा होगा, 2 लिख दिया तो प्लूरल करना पड़ेगा, 2 लिख दिया तो प्लूरल करना पड़ेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 2 फोसाई लिखना पड़ेगा आपको। फिर चाहे आप 2 फोकस से सोच लो, नंबर तो आपको फिर भी मिल जाएंगे। अलुमनस, अलुमनाई, अलुमना, अलुमने, इसको जरा समझने की कोशिश करो। होता क्या ना, कोई पूछता है जी अच्छा कौन से कॉलेज के पास आउट हो, मैं फलाने कॉलेज का अलुमनाई हूं, सब बोल देते हैं। इनमें से और कोई वर्ड आपने जिंदगी में ना सुना है ना बोला है, अलुमनाई बोलते हो हमेशा। लेकिन रियलिटी ये आता है जी, ये आता है अलुमनस आता है जी सिंगुलर के लिए, फिर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, बस सिंगुलर हो वो अलुमनस लगा सकते हैं, ठीक है। एक लड़का भी कह सकता है मैं यहाँ का अलुमनस हूं, लड़की भी कह सकती है मैं यहाँ की अलुमनस हूं, ठीक।
अलुमनाई आता है, चाहे मेल लगा लें चाहे फीमेल लगा लें, प्लूरल के लिए। यानी 4-5 लड़के खड़े हैं वो भी कह सकते हैं हम यहाँ के अलुमनाई हैं, 4-5 लड़कियां भी कह सकती हैं हम यहाँ के अलुमनाई हैं, 2 लड़के 3 लड़कियां खड़े हैं वो भी कह सकते हैं हम यहाँ के अलुमनाई हैं। लेकिन ये जो नीचे वाला बड़ा अलुमना अलुमने, ये सिर्फ आता है जी फीमेल के लिए। फीमेल हो और सिंगुलर में कोई लड़की हो अकेली हो तो वो कहेगी मैं यहाँ की अलुमना हूं। और ये वाला जी आता है सिर्फ फीमेल के लिए प्लूरल में, 5 लड़कियां खड़ी हैं वो कहेंगी हम यहाँ की अलुमने हैं इस कॉलेज की, तो वो कह सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड जनरली आपको देखने को नहीं मिलते हैं, आप अलुमनाई लगाते हो पता नहीं होगा इसलिए एरर आ जाएगा। ये वालों में स्पेलिंग का चक्कर है। एक्सिस माने दूरी, जैसे अर्थ इस एक्सिस पे घूमती है, ये वर्ड सुना रखा होगा आपने। इसका प्लूरल जब करोगे तो एक्सिस नहीं लिखोगे, बस आई की जगह पे ई हो जाएगा। इस चीज का बेसिस ये है, इस चीज का आधार ये है, इसका जब प्लूरल करोगे तो ऐसे हो जाएगा। थीसिस का प्लूरल करोगे तो ऐसे हो जाएगा, पीएचडी वाले सबमिट करते हैं ना थीसिस वगैरह। क्राइसिस कोई आपदा, प्लूरल करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ओआसिस, रेगिस्तान में कहीं पानी नहीं होता, कोई एक थोड़ी सी जगह में पानी हो जाए, पेड़ पौधे हो जाए, तो उस जगह बोलते हैं ओआसिस। उसका प्लूरल करोगे तो स्पेलिंग ये लिखनी। क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी, करके दिखाओ जरा एक बार। हाँ जी, देयर वॉज कैक्टस एवरीवेयर इन दैट एरिया। उस एरिया में हर जगह ही कैक्टस था। अब ये कैक्टस जो पौधा होता है, एक पौधा तो हर जगह हो नहीं सकता, एक पौधा तो पूरे एरिया में होगा नहीं, यानी बहुत सारे पौधों की बात करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? कैक्टी करना पड़ेगा। और अगर आपको याद हो देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, उस केस में वर्ब आती है रियल सब्जेक्ट के अनुसार। अगर इधर प्लूरल कर दोगे तो वर्ब भी प्लूरल करनी पड़ेगी, तो देयर वर्क कैक्टी करना पड़ेगा। हाँ जी, एक एलिप्स के 2 फोकस होते हैं जबकि सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर होता है। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, फोकस तो आ नहीं पाएगा, फोसाई कर देंगे। फोकस इस भी ठीक हो सकता है, लेकिन हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, हमें ही भरना है तो हम तो ये भरेंगे। ड्रॉ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स ड्रॉ करो, रेडियाई इतने और इतने के रिस्पेक्टिवली। तो रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई होता है। मेरा जो ब्रदर है वो अलुमनाई है आईआईटी दिल्ली का। एक ही भाई की बात करें ना, माई ब्रदर सिंगुलर में लिखा हुआ है, तो सिंगुलर के लिए अलुमनाई क्यों लिख रहे हो? अलुमनस लिखो। बोलो जी, समझ में आ गई इतनी बात? नेक्स्ट पे आ जाइए। अब है जी कुछ कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, जैसे कि अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास थी उसके अंदर मैंने लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन कराए थे ना। अच्छा जी, लायंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, डॉग्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, कुछ याद आ रहा है? तो ये वैसे ही सवाल है, वो एक्चुअली आज ही क्लास में डलने चाहिए थे। वो जो 3-4 क्वेश्चन थे लास्ट के, वो आज की क्लास में डलने चाहिए थे, वो डल गए पिछली क्लास के अंदर। लोगों के ग्रुप को क्या कहते हैं जी? क्राउड कहते हैं, मॉब कहते हैं। अगर गुस्साए लोगों की भीड़ है तो वो मॉब हो जाती है, जनरल भीड़ है तो क्राउड हो जाती है। तारों के ग्रुप को क्लस्टर भी कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन भी कहते हैं। अगर कोई फिक्स शेप में है, अगर कोई फिक्स शेप में, जैसे आपने सुना होगा ना सप्तऋषि, ऐसे 7 तारे ऐसे क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में, पोलर बेयर सुना होगा, ओरायन सुना होगा। अगर कोई फिक्स शेप में है तो कॉन्स्टिलेशन हो जाएंगे, अगर रैंडम ऐसे ग्रुप है तो क्लस्टर हो जाएंगे। ग्रुप ऑफ ट्रीज को ग्रूव भी कहते हैं, क्लम्प भी कहते हैं, इसमें भी कुछ वैसा ही है। अगर ऐसे रैंडम इधर उधर बिखरे हुए हैं तो इनमें से शायद ग्रूव हो जाता है, और एक ही जगह पे बहुत सारे हो तो क्लम्प हो जाता है। एक बार देख लेना है ना इसको, मुझे पक्का याद नहीं। फ्लावर्स के ग्रुप को गार्लैंड भी कहते हैं, बुके भी कहते हैं। माला की फॉर्म में बना दूं तो गार्लैंड हो जाता है, बुके आपको पता ही है वो ना, 14 फरवरी पे पैसों की खराबी, वही वाला। बीज के फ्लाइज के ग्रुप को स्वाम कहते हैं, मधुमक्खियों वगैरह के ग्रुप को स्वाम कहते हैं। पपीज कुत्ते के बच्चों के ग्रुप को लिटर बोलते हैं। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स,
ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने सुना होगा। सिंगर्स के ग्रुप को क्वायर बोलते हैं। होता ना जनरली आपने देखा होगा, एक आगे लीड सिंगर होता है, पीछे से बहुत सारे लाला लाला कर रहे होते हैं, वो क्वायर हो जाता है। चाबियों के ग्रेप्स के ग्रुप को बंच बोलते हैं। कैट्स के ग्रुप को क्लाउडर बोलते हैं। कार्ड्स के, वुल्स के, हाउंड्स, हाउंड्स होते हैं बड़े शिकारी कुत्ते, उनके ग्रुप्स को पैक बोलते हैं। कैरेजेस और फॉलोअर्स के ग्रुप को, जैसे मान लो बोगी जुड़ियों बहुत सारी, उनके ग्रुप को ट्रेन बोलते हैं। श्रद्धालुओं, बहुत सारे ऐसे लोग लाइन में लगे हैं, उनको भी ट्रेन बोलते हैं, ट्रेन ऑफ फॉलोअर्स। बुलेट्स या शॉट्स के ग्रुप को, लगातार गोलियां फायर कर दी जाए या लगातार शॉट खेल दिए जाएं, उसको वॉली बोलते हैं, वॉली ऑफ शॉट्स या वॉली ऑफ बुलेट्स। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास बोलते हैं। सर्वेंट्स के ग्रुप को रेटिन्यू बोलते हैं। लॉ के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोड, कोड ऑफ कंडक्ट, अभी अपन ने सुना पीछे। सेलर्स के ग्रुप को क्रू बोलते हैं। भेड़ों के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं। मर्चेंट या ट्रैवलर्स के ग्रुप को कारावान बोलते हैं। माउंटेन या हिल्स के ग्रुप को रेंज बोलते हैं। गर्ल्स विमेन ऑफिसर के ग्रुप को बीवी बोलते हैं। स्टेप्स या स्टेयर्स और बर्ड्स के ग्रुप को फ्लाइट बोलते हैं। सीढ़ियां होती है ना बहुत सारी, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स कहलाता है वो। और उड़ते हुए पक्षियों का ग्रुप होता है, उसको भी फ्लाइट बोलते हैं। अगर पक्षी वगैरह बैठे हो, अगर पक्षी वगैरह जमीन पे बैठे हो तो उनके लिए फ्लॉक वर्ड का यूज हो जाता है। रॉबर्स या क्रिमिनल्स के ग्रुप को गैंग बोलते हैं। स्टोन्स या रुइंस के ग्रुप को, मलबा अवशेष, उनका हीप होता है, ढेर होता है। सीजर, शूज, इनके लिए पेयर वर्ड का यूज होता है। कॉन, एरो, मक्का या जो तीर होते हैं उनके ग्रुप को शेप बोलते हैं। रिलीजियस ग्रुप को कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। घोड़ों के, स्काउट्स के, सोल्जर्स के ग्रुप को ट्रूप बोलते हैं। बहुत सारी जहाँ इवेंट्स होती हैं तो सीरीज ऑफ इवेंट हो जाता है वो, जहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं उसको फोरम बोलते हैं। फिश या वेल्स के ग्रुप को स्कूल बोलते हैं। अब इन पर एरर कैसे आता है? इन पर एरर कैसे आता है? एक तो जैसा आपको कल कराया था डायरेक्ट, है ना, सीधा अंडरलाइन करके आपसे लिखवा लिया था। एक इस टाइप के कुछ सवाल बन सकते हैं। एक ट्राई आप करो, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी। अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल वेंडलाइज द होल टाउन। गुस्साए लोगों की भीड़ ने पूरे के पूरे टाउन को वेंडलाइज कर दिया, तहस नहस कर दिया। ठीक है। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, क्या इसमें कोई ग्रामेटिकल गलती है? ए आर्टिकल है, ग्रुप सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है, पीपल उसका ऑब्जेक्ट है, एंग्री एडजेक्टिव है, वेंडलाइज्ड वर्ब है, टाउन ऑब्जेक्ट है और होल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ग्रामेटिकल तो कोई गलती नहीं है। लेकिन जरा एक बात बताओ, अगर आपको ऐसे ग्रुप ऑफ ही लिखना था, फिर तो कलेक्टिव नाउन बनाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो कलेक्टिव नाउन बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। फिर इंडियन टीम क्यों लिख रहे हो? फिर तो इंडियन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स ही लिख लिया करो हर बार। फिर गैंग क्यों लिख रहे हो? फिर तो ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स ही लिख लिया करो हर बार। अगर आप ऐसे ही लिखोगे फिर तो कलेक्टिव नाउन बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। फिर तो कलेक्टिव नाउन बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करो कि इसमें भले ही कोई ग्रामेटिकल गलती नहीं है, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन के यूज को आपने अवॉइड कर दिया। तो यहां पे आपको लिखना चाहिए था अ मॉब। अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल ना लिख के आप सीधा लिखो अ मॉब। हाँ के ना? अच्छा जी, रिपब्लिक डे पे उड़ते हुए एयरक्राफ्ट के ग्रुप ने स्टंट्स दिखाए। ठीक है। रिपब्लिक डे पे उड़ते हुए एयरक्राफ्ट के ग्रुप ने स्टंट्स दिखाए। ठीक है जी। अब यहां पे एयरक्राफ्ट का क्या बोलेंगे? एयरक्राफ्ट का फ्लीट भी होता है। FLEET। झुंड में जब एयरक्राफ्ट चलते हैं तो उनको फ्लीट बोलते हैं। हाँ कि ना? उड़ते हुए जहाजों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करो
कि अ ग्रुप ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट में लिख के फ्लीट लिख देंगे, लेकिन दिक्कत क्या कि फ्लीट तो और भी चीजों का होता है, फ्लीट तो और भी चीजों का होता है, ठीक है। समुद्री जहाज भी ऐसे चलते हैं, वो भी फ्लीट कहलाते हैं। बहुत सारे जहाज इकट्ठे चलते हैं तो वो भी फ्लीट कहलाते हैं। तो यहां पे एक चीज मेरी समझना, देखो आपको यहां से आप मेरी बात समझ में आएगी। देखो जैसे एक ये वर्ड है बीवी, ठीक है, जैसे एक ये वर्ड है बीवी, गर्ल्स के ग्रुप भी बीवी हो सकती हैं, विमेन के ग्रुप, ऑफिसर्स के ग्रुप भी बीवी हो सकती हैं, है ना। तो अगर सीधा बीवी लिख दोगे तो समझ में आएगा क्या है, बताना पड़ेगा ना, बीवी ऑफ ऑफिसर्स, बीवी ऑफ दिस। मेरी कुछ बात आ रही समझ में? ऐसे जैसे मान लो कि मेरे पास ये वर्ड है पैक, ठीक है, जैसे वर्ड है पैक, सिर्फ पैक लिख दूंगा तो समझ आ जाएगा किन की बात कर रहा हूं, लिखना पड़ेगा ना, पैक ऑफ वुल्स, पैक ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ हाउंड्स, लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे वर्ड है क्लाउडर, क्लाउडर का मतलब सिर्फ बिल्लियों का झुंड ही होता है, तो इसमें क्लाउडर ऑफ कैट्स लिखने की जरूरत नहीं है। यानी एक ऐसा कलेक्टिव नाउन जो एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, एक ऐसा कलेक्टिव नाउन जो एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, तब तो मेंशन करना पड़ेगा, पैक ऑफ वुल्स, पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ हाउंड्स ऐसे। और अगर एक के लिए यूज होता है तो फिर बताने की जरूरत नहीं। मेरी बात आई समझ में क्या कहना चाहता हूं? तो इसलिए यहां पे क्योंकि फ्लीट वर्ड जो है, क्योंकि फ्लीट वर्ड जो है एक से ज्यादा के लिए भी यूज हो जाता है, और भी चीजों का फ्लीट हो सकता है, इसलिए यहां पे हमें बताना पड़ेगा। यहां पे अपन लिखना पड़ेगा अ फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट। फ्लीट ऑब्वियस बात है उड़ ही रहे होंगे, इसलिए फ्लाइंग लिखने की जरूरत नहीं है, अब फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट लिख दो आप। और एयरक्राफ्ट का प्लूरल मत करना, आज ही हमने पढ़ा, एयरक्राफ्ट मत लिख देना यहां पे। अ ग्रुप ऑफ कैट वॉज फाइटिंग एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, बिल्लियों का एक झुंड लड़ रहा था स्ट्रीट के एंड पे, गली के एंड पे बिल्लियों का एक झुंड लड़ रहा था। अब आपको पता है कि बिल्लियों के झुंड के लिए तो क्लाउडरी वर्ड यूज होता है, उसमें तो कोई समस्या है नहीं, तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, अ क्लाउडर करना पड़ेगा। ही इज द हेड ऑफ द मेंबर्स, ही इज द हेड ऑफ द मेंबर्स ऑफ वर्किंग स्टाफ ऑफ द शिप। अब ये वर्किंग स्टाफ ऑफ द शिप, वो हेड है, वो हेड है किनका, मेंबर्स ऑफ द वर्किंग स्टाफ, वो हेड है, ही इज द हेड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द वर्किंग स्टाफ। अभी वर्किंग स्टाफ, शिप के जो वर्किंग स्टाफ के मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, शिप के जो वर्किंग स्टाफ के मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको क्रू बोलते हैं। ही इज द हेड ऑफ द क्रू, ही इज द हेड ऑफ द क्रू ऑफ द शिप। आ रही है बात समझ में? हाँ जी, चलो जी, इसके साथ अपने कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। हालांकि थोड़ी सी स्लाइड मुझे लगता है मुझे और डाल लेनी चाहिए थी, ठीक है। अभी मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको और बता रहा हूं, हालांकि मतलब ऐसा नाउन चैप्टर से उसका थोड़ा संबंध है, पेपर में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन फिर भी चलो वैसे ही मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ठीक है, देखना जरा। आपको बताना है कि मुझे क्या मिला, ठीक है। जैसे अगर मान लो इस सेंटेंस की मैं बात करूं, तो क्या मुझे एक नोट मिला है जो 500 रुपए का है, क्या मुझे एक नोट मिला है जो 500 रुपए का है, या मुझे 5 नोट मिले हैं जो 100 100 रुपए के हैं, है ना। ऐसे में काफी सारे लिखूंगा और उसमें सोचना है आपको कि मिला क्या है, कितने नोट मिले हैं और वो कितने कितने रुपए के हैं, ठीक है। देखना जरा और फिर बताना।
हाँ जी, सोचिए जरा कि किस केस में क्या मिला है, किस केस में क्या मिला है। हाँ जी, 1 मिनट सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी, आपको मैं इस दुविधा को आसान कर देता हूँ, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन है सर, 500 के नोट हैं कि 500 के नोट हैं सर, समझ में नहीं आ रहा, आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान कर देता हूँ। जो सबसे पहला लिखोगे आप, आई फाउंड के बाद जो सबसे पहली आपने क्वांटिटी को दिखाने वाली चीज़ लिखी, भले ही आप ए एन लिख लो, भले ही आप 1 लिख लो, 2 3 4, जो सबसे पहला अक्षर आप लिखते हो क्वांटिटी को दिखाने वाला, जो सबसे पहला अक्षर आप लिखोगे क्वांटिटी को दिखाने वाला, वो माना जाएगा जी इस नाउन के लिए। वो माना जाएगा जो नोट नाउन आपने लिख रखा उसके लिए, जो सबसे पहला अक्षर लिखोगे वो माना जाएगा नाउन के लिए, और ये बीच वाला पूरा एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा। मेरी बात आई समझ में? फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने, कि जो सबसे पहला अक्षर आप लिखोगे वो माना जाएगा इस नाउन के लिए, और बीच वाला काम करेगा एडजेक्टिव की तरह से, वो बताएगा कि वो नोट कैसा है। एक और लिख देता हूं लास्ट, एक लास्ट और लिख देता हूं। हाँ जी, क्लियर हुई इतनी बात? तो पहले वाले के अंदर मुझे पता है कि नोट कितने हैं, ए आर्टिकल लगा हुआ, तो यानी एक नोट है, यानी एक नोट है, और ये बीच वाला पूरा एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, 500, यानी एक नोट है 500 रुपए का, एक नोट मिला 500 रुपए का। दूसरे वाले के अंदर पहला मैंने क्या कहा, पहला क्वांटिटी को दिखाने वाला वर्ड इसके लिए माना जाएगा, यानी 5 नोट मिले 100 100 रुपए के। तीसरे वाले में पहला अक्षर मैंने कहा कि नोट के लिए माना जाएगा, और ये 500 रुपये यानी 500 वाले, 5 नोट मिले 500 500 रुपए के। ठीक है जी। 100 रुपी नोट, फिर से वही पहला ए माना जाएगा नोट की संख्या के लिए, और जो बीच में लिखा हुआ एडजेक्टिव माना जाएगा, एक नोट मिला 100 रुपए का। सम माना जाएगा नोट्स के लिए, कुछ नोट मिले पता नहीं कितने, कुछ नोट मिले हैं, लो मैं सम ही लिख देता हूं इधर, कुछ नोट मिले हैं पता नहीं कितने, लेकिन हैं वो कितने के, 500 500 रुपए के, कुछ नोट हैं जो 500 500 रुपए के। ठीक। अब नीचे वाले में नोट शब्द तो चला ही गया, नीचे वाले में नोट शब्द तो चला ही गया, यानी को नाउन तो रानी, यानी ये खुद ही नाउन है, यानी टोटल 500 रुपए मिले, यानी टोटल 500 रुपए मिले हैं। अब वो कैसे भी हो सकते हैं, अब वो कैसे भी हो सकते हैं, एनी फॉर्म लिख देता हूं मैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 10 रुपए के, 10 10 रुपए के 50 नोट हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो 100 100 रुपए के 5 नोट हो, ऐसा भी हो सकता है 500 का एक ही नोट हो, ऐसा भी हो सकता है 200 200 के दो हो और 100 का हो, ऐसा भी हो सकता है कि 50 50 के 10 नोट हो। 500 रुपीज मिले, 500 रुपीज मिले तो फिर वो कैसे भी फॉर्म में हो सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ जी। तो फिर तो आज तो आपने काफी पैसे कमा लिए, तो इसके साथ अपनी क्लास वाइंड अप कर दें, ठीक है। समझ में आया क्या बोला? फिर से बोल देता हूं, जो पहला क्वांटिटी को दिखाने वाला वर्ड लिखते हो वो इस नाउन के लिए माना जाएगा, और बीच वाला पोर्शन आपको एडजेक्टिव की तरह से मानना है, ठीक है। और अगर आगे कोई ऐसे नाउन है ही नहीं है, खुद ही नाउन है, तो 500 रुपए मिले 100 रुपए मिले, फिर आपने कुछ नहीं बताया,
फिर वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ अपनी आज की क्लास यहीं वाइंड अप होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्लैरिटी मिल रही होगी। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से मन लगा के पढ़ते रहिए, इंग्लिश की दोबारा जिंदगी में कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है जी, हाँ जी। अब लास्ट में जिनके कुछ एक आधे बच्चे जो हैं उनके डाउट्स ले लेते हैं। जब कभी एयरफोर्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो उसमें स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर वर्ड यूज होता है, ऐसा क्यों? पोस्ट का नाम है भैया, पोस्ट का नाम है ना। अब उनकी जो बेसिकली वो पूरी जहाजों की फ्लीट होगी उसका वो कमांडर होगा, इसलिए विंग कमांडर बोलते होंगे उसको। ये अंजलि का आज फिर शुरू हो गया क्या? ये अंजलि नहीं भाई, अंजला है। ये 2-3 बार ब्लॉक हो गया इसके। भाई कसूत्ते चूर्ण हैं इसके। गांव का नाम बताओ, ये गांव, ये इसको रोज मजा आता है किसी ना किसी छोरे के साथ पंगे लेने में। CHSL का पेपर था, 60 मिनट में 2 ही पार्ट हो पाया, बहुत डिमोरलाइज है। प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टाइटस भाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, और कोई इलाज नहीं है। फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। कराया तो सही अभी। कल क्लास होगी क्या? छुट्टी होती है ना बच्चे, थर्सडे और संडे की छुट्टी होती है। पहला दिन है, ज़्यादातर समझ में नहीं आया। पहले दिन इस क्लास से शुरू करोगे तो कैसे समझ में आएगा? पहली क्लास के पहले सेंटेंस से शुरू करो ना यार। बीच में से बैच शुरू करोगे तो कैसे समझ में आएगा? प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड कर दो। कहाँ सेंड कर दूं? हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस क्लास डलती तो है उसकी। जैसे प्रोनाउन की डली, जैसे एडजेक्टिव की डली या वर्ब की डल जाएगी, आज डल जाएगी, कल देख लेना। ऐसे जब नाउन खत्म होगा तो नाउन की डल जाएगी। PQRS कैसे सॉल्व करें? जब RC पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा कैसे सॉल्व करें, अभी ग्रामर चल रही है, वेट करो। सबमरीन का झुंड होगा उसको फ्लीट बोलेंगे क्या? हाँ यार, फ्लीट ही बोलते होंगे शायद, नहीं तो गूगल कर लेना, मुझे आइडिया नहीं है इसका। गुलशन कह रहे हैं मुझे भी कुछ बोलो। गुलशन तुझे क्या बोलूं? यही बोलूं कि ऐसे फालतू कमेंट मत किया कर। यही बोल सकता हूं मैं तो। सर मजा आ गया, डर खत्म हो रहा है इंग्लिश का। चलो, सब तुम्हारी मेहनत है भाई, पढ़ा तो मैं बहुतों कर रहा हूं। जो मन से पढ़ रहे हैं उनको मजा आ रहा है बस। कल प्रैक्टिस शीट डाल लेंगे ना आप? प्रीवियस वाला मतलब वर्ब की प्रैक्टिस की क्लास डालनी है, वो डाल दूंगा जी मैं, उसको देख लेना। आपके नोट्स बहुत ही वेल डिटेल्ड हैं, एक्यूरेट हैं, बैच के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक मैनर में चल रहा है सब। थैंक यू कुशाल भाई। मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, कैसे तैयारी करूँ? पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़ो बच्चे, बीच में एक स्ट्रेटेजी की क्लास आएगी, सब बता रखा है उसमें। बस तुम पहली क्लास के पहले सेंटेंस से शुरू करो। छठी क्लास के कंटेंट लोगों को समझ नहीं आ पा रहे हैं, कैसे मिलेगा जॉब इन्हें सर जी? हर एक बच्चे का लेवल अलग अलग होता है शिव भाई, है ना। इतना घमंड भी अच्छा नहीं है, है। हर एक बच्चे का लेवल अलग अलग होता है, कोई बात नहीं, जिनको छठी का भी नहीं समझ में आ रहा उनको भी समझा देंगे। बस एक ही तो शर्त है, सिंपल प्यारी सी, कि पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़ो, सब आ जाएगा। मॉक में नंबर नहीं आ रहे, मॉक देते समय क्वेश्चन नहीं होते, एनालिसिस करता हूं तो 70% खुद बन जाते हैं। टेंशन मतलब प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन देख के समझ में आ रहा तो इसका प्रैक्टिस की कमी है, डोंट वरी, जितनी प्रैक्टिस करोगे होता रहेगा। नाम क्या है? बस मेरा कोई बस सर, मेरा कोई सर जी नाम नहीं लेते, आप ले लीजिए इसलिए मैं शुक्र करा। अच्छा, तुम्हारा कोई नाम नहीं लेता? ठीक है गुलशन भाई, लो तुम्हारा ले दिया नाम। ये नाम लेने वाले जो बच्चे ना, ये जो बच्चे ये जो बच्चे क्लास के अंदर कमेंट करते रहते हैं, सर प्लीज मेरा नाम ले लीजिए, प्लीज मेरा नाम ले लीजिए,
आजकल यूट्यूब पे तुम्हारे लिए ना बहुत बढ़िया बढ़िया चैनल चले हुए हैं, एक बार सर्च करके तो देखो, है ना। नेम प्रोनाउंसिंग चैनल ऐसा कुछ सर्च करके देखना, कोई एक लड़की मिलेगी वो हाथ पे मेहंदी सी लगा रखी है, जैसे तो आएगा आशीष आशीष डन, कार्तिक कार्तिक डन, ऐसे से मिटाती चलेगी। एक कॉपी पेन ले रखा होगा, कॉपी पेन ले लेके, ये जिनके जिनके भी ये मन में उबाल आते हैं ना, कोई हमारा नाम ले कोई हमारा नाम ले, तुम्हारे लिए यूट्यूब पे ऐसे चैनल खुले हुए बढ़िया मस्त मस्त। ठीक है, ये क्लास में मत किया करो मेरी में, वहां करो, 20-20 बार नाम बुलवाओ उनसे, अपना मस्त मौज काटा करो रोज। ठीक है। हाँ जी, करें जी वाइंड अप। अंजलि जी कह रही हैं आपको मेरे मैसेज से प्रॉब्लम होता है तो सॉरी कुछ नहीं बोलेंगे। मैसेज से प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, ये वाली हरकतों से प्रॉब्लम है, जो आप हर दूसरे दिन किसी बच्चे से सिंग फंसाते हो ना, तू कौन से गांव का है, फिर उसको माँ बहन की गालियां देने लग जाते हो, ये ट्रेंड है जैसे आपका, जिसके लिए आप एक बार पहले ब्लॉक भी हो चुके हो ना, है ना। रियायत दे के आपको वापिस अनब्लॉक किया गया था, लेकिन आप डिजर्व नहीं करते बच्चे अनब्लॉक होना, क्योंकि आपकी उंगलियों में ना चूर्णे फिट हैं। ठीक है, उसका पक्का इलाज आपको बैच से भगाना ही है। मुझे नहीं लगता है आपको अकल लग पाएगी। जो बच्चा एक बार क्लास से ब्लॉक हो जाए, मैं अगर कभी जिंदगी में ब्लॉक हो जाता, मेरे तो ऐसी धक धक रहती है, अरे यार माँ बाप के पैसे खराब हो गए, ये हो गया, ये मैंने क्या गलती कर दी जीवन में, कानों को हाथ लग, उंगलियों पर टेप बांध के बैठता मैं तो, दोबारा कभी गलती से भी कमेंट ना हो जाए मेरे से फालतू। क्योंकि तुम्हें भैया माँ बाप का मुझे लगता अंधा पैसा है, कोई फर्क पड़ता नहीं तुम्हें, क्या है 1500-2000 का बैच है और किसी का ले लेंगे, हम तो ढीठ हैं, ढीठ ही रहेंगे। वो कैब की और क्लास ऐड होंगी क्या? होंगी बच्चे, होंगी, 2025 वाली वो कैब भी डलेगी। अभी रोज क्लास पढ़ा तो रहा हूँ यार, जब ये खत्म होगा तब डाल लूंगा, आरसी भी डाल लूंगा, वो कैब भी डाल लूंगा, पेशेंस रखो थोड़ा सा। एक टॉपिक की कितनी बार प्रैक्टिस करनी है जी? 3 बार प्रैक्टिस करनी है जी। जैसे चैप्टर खत्म हो तब करनी है, उसके 20-25 दिन बाद जब रिवाइज करोगे तब करनी है, और जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तब करनी है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको 3 बार करनी है। हाँ जी, मैं यूट्यूब से पढ़ के आया हूँ, दोनों में अच्छा कंटेंट है। थैंक यू अजीत भाई। ठीक है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जाम्पल ज़्यादा है, कोई एक आधे, मतलब ये मान के चलो 20-25% रूल ज़्यादा होंगे, इतना फ़र्क है बस। प्रैक्टिस है यहाँ पे, है ना। ग्रामर की अगर बात करूँ तो ग्रामर में क्या फ़र्क है, वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है इतने जितने यहाँ पे हैं। वोकैब तो वहाँ है ही नहीं, आरसी वहाँ है ही नहीं। ठीक है, ये फ़र्क है जी, इसी बात की फीस है। मतलूब भाई पूछ रहे हैं सर अब तो हो गए ना 20 दिन मेरे, लेकिन मतलूब भाई तुमने कमेंट करने छोड़े कहाँ, तुम रोज तो कमेंट करते रहते हो। जिस दिन मुझे मतलूब नाम दिखना बंद हो जाए 20 दिन लगातार, तब मैं तेरे 20 दिन खत्म मान लूंगा। तूने छोड़ा कहाँ कमेंट करना, मानना थोड़ी तू। रीडिंग के लिए इंग्लिश चैंपियन वाईटी चैनल से पढ़ रहा हूँ, आप जैसे पढ़ाते हैं, चलो बहुत बढ़िया भाई। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, कुछ नहीं आता, टेंस वॉइस कुछ नहीं आता। गुलशन भैया पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़ो, सब आ जाएगा। बस पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़ो। ठीक है जी, करें वाइंड अप। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कि फ्राइडे को होगी। मैं आपकी वो जो वर्ब वाली प्रैक्टिस वाली क्लास है वो डलवा देता हूँ। ठीक है, उसको कर लेना है आपको, आज का दिन है कल का दिन है, उसको कर लो, छुट्टी वाले दिन कर लिया करो प्रैक्टिस। हाँ, एक इस सवाल का जवाब मुझे बड़ा देना था यार। आप इतनी कम क्लास क्यों खत्म कर रहे हो? अदर टीचर तो 15 क्लास ले रहे हर चैप्टर का, हर चैप्टर की 15 क्लास ले रहे, 15 चैप्टर इंग्लिश में, 225 क्लास में ग्रामर पढ़ा रहे हैं। पहले तो बच्चे एक बार कंपेयर करना कि मैं एक क्लास में कितना पढ़ाता हूँ और जिनकी आप क्लास की बात कर रहे हो वो एक क्लास में कितना पढ़ाते हैं। आपने देखा मुझे बीच में 1 मिनट भी बात करते हुए, कोई शेरो शायरी करते हुए?
तो मेरी एक क्लास का कंटेंट बाकी लोगों की 2 से 3 क्लास के बराबर होता है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपके पास समय है 2-3 साल का तो आप वहां पढ़ लीजिए आराम से, क्या दिक्कत है। जो ग्रामर ही 250 क्लास में पूरी करेंगे, फिर उन्हें वोकैब भी पढ़ानी है, आरसी पढ़ाना है, तो 400-500 क्लास तो हो ही जाएंगी। फिर आप वहीं पढ़ लीजिए। मेरे पास तो इतना समय है नहीं, ना तो मेरे स्टूडेंट्स के पास है, आपके पास है, तो बच्चे आप वहां पे पढ़ लो। ठीक है। आपके क्वेश्चन ना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना होते हो, है ना, जो नए पैटर्न के क्वेश्चन करा रहा हूं वो ना बने आपसे, तो मैं खड़ा हूं उसके लिए। अब ये नंबर ऑफ क्लासेस के बेस पे जज करना कि अच्छा इस चैप्टर की इतनी क्लास पढ़ाता है वो टीचर तो उतनी पढ़ा रहा है। अब हो सकता है प्रोनाउन चैप्टर की मैंने 12 क्लास ली है, वो लेते हैं 12 क्लास। तो कोई किसी चैप्टर को लंबा खींचता है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट डालता है, कोई किसी चैप्टर को लंबा खींचता है। अपना अपना सबका पढ़ाने का तरीका है भाई। आपको जिसको अच्छा लगे वहां पढ़ो, जहां अच्छा लगे भाई वहां पढ़ो। अच्छा, अब आ गए ना लाइन पे, सर सारे चैप्टर नहीं, वर्ब 12 क्लास में पढ़ाते हैं। मैंने वर्ब कर दिया पूरा, अभी एडवांस वर्ब नहीं बचा हुआ। एडवांस वर्ब बचा हुआ है ना। और आप जिनकी बात कर रहे हैं मुझे भी पता है वर्ब चैप्टर से कौन शुरू करता है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो। लेकिन समझने की कोशिश करो, वो पहला चैप्टर वर्ब पढ़ाती हैं तो शुरुआत में उनको बेसिक पढ़ाने पड़ते हैं। मैं पहला चैप्टर प्रोनाउन पढ़ाता हूं तो मुझे उसमें बेसिक पढ़ाने पड़ते हैं, इसलिए प्रोनाउन मेरा 12 क्लास गया, उनका प्रोनाउन 12 क्लास नहीं जाएगा, है ना। उनका प्रोनाउन जितनी क्लास में, मेरा उतनी क्लास वर्ब चला जाएगा बड़े आराम से। 5 क्लास ली है मैंने वर्ब की, अभी 3 एडवांस वर्ब में होंगी, 8 क्लास हो जाएंगी वर्ब की। तो नंबर ऑफ क्लास की बेस पे जज करना ना, इस मूर्खता को छोड़ बच्चे। तू अपना कोर्स देख। अगर तेरे को मेरे पे तूने यकीन करके कोर्स ले ही लिया है तो फिर सोचना क्या है, कोर्स कर और फिर क्वेश्चन लगा, ना हो तो मैं बैठा हूं। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट।